नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ जगन्नाथ जोशी। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ आर्ट ऑफ फ्यूचर टेलिंग की। इसको दूसरे शब्दों में है ये आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। असल में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को साइंस के साथ में जोड़ के एस्ट्रोलॉजी साइंस को ओवररेटेड कर दिया गया है। मैं पहले भी अपने एक वीडियो के अंदर, आप मेरे चैनल में देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस करके मैंने एक वीडियो के अंदर इस बात का खंडन किया है कि ज्योतिष किसी भी कोण से, फलित ज्योतिष किसी भी कोण से विज्ञान नहीं है। अब इस बात को समझना थोड़ा टेढ़ी खीर है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष का जो पहला भाग है गणित, वो 100% गणित है, 100% विज्ञान है। अब इस विज्ञान पर आधारित जो उसके फलित सूत्र हैं, वो कैसे ऐसा हो सकते हैं कि उसका विज्ञान से कोई लेना देना ना हो। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि फलित है वो अपने गणित भाग का हर एक क्षण में सहारा लेता है, उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अ, फलित का पार्ट आते ही वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। आप कई जगह, कई ज्योतिषियों ने, कई विद्वानों ने एक अच्छे ज्योतिषी की परिभाषा दी है। उसमें उन्होंने बताया है कि वो साफ दिल का होना चाहिए, साधना करने वाला होना चाहिए, और उसके ऊपर किसी प्रकार का ऋण नहीं होना चाहिए, चिंताएं नहीं होनी चाहिए, पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होना चाहिए, और इंट्यूशन पावर होना चाहिए। अब ये सब बातें ऐसे हम एक साथ पढ़ जाएं तो हमें ऐसा लगेगा कि ये सब आदर्शवादी बातें हैं। ऐसा तो किस में हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। इसको हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार हम पूर्वाग्रहों से रहित हो सकते हैं। गणित क्या करता है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई अगर ये कहता है कि जिसको ज्योतिषीय गणित नहीं आती या जो कुंडली नहीं देखता वो ज्योतिषी नहीं है। ये निर्मल दरबार हैं, इनके बारे में लगातार ऐसा प्रचार होता रहा है कि ये एक फर्जी बाबा हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वास्तव में निर्मल दरबार ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि वो ज्योतिष करते हैं। समस्या तब होती है जब लोग उनके उपचारों को और लाल किताब में बताए ज्योतिष के उपचारों को एक साथ मिलाने लगते हैं। तब वो सोचते हैं कि निर्मल दरबार है वो ज्योतिषी है। नहीं, वो निर्मल दरबार किसी भी कोण से ज्योतिषी नहीं है। वो अंतर्ज्ञान से परिपूर्ण एक चेतना है। और वो अपने दिमाग में, जैसे आपने गौर किया होगा कि वो अपने बताते हैं कि भाई मुझे ये दही बड़ा आ रहा है। अब ये थोड़ा सा कॉमेडी सेंस की बात है कि वो दही बड़ा आ रहा है इसलिए आप दही बड़ा खाओ, खिलाओ या दान करो, जो भी है। इसको एक बार किनारे कर देते हैं, अपन वापस आते हैं फलित ज्योतिष पे। फलित ज्योतिष का भी बड़ा भाग है वो इसी अंतर ज्ञान पर आधारित है। और ये अंतर ज्ञान, अंतर चेतना तभी सबसे अच्छा काम कर सकती है जिस समय कि आप ऋण से, चिंताओं से मुक्त होंगे, पूर्वाग्रहों से मुक्त होंगे, और आपका दिमाग साफ होगा। मैं जब ज्योतिषी के रूप में अपनी सीट पे बैठता हूँ, उस समय जो जातक आ रहा है, वो जातक अगर मेरा वेल नोन है, बहुत ज़्यादा करीबी है, और वो कोई बहुत कठिन सवाल पूछता है, कठिन से यहाँ तात्पर्य है कि किसी की जीवन मृत्यु से, गंभीर बीमारियों से, किसी एक्सीडेंट से, ऐसे सवाल अगर उसके मन में है तो मैं सही से उसका जज नहीं कर पाता हूँ। अब इसी स्थान पर मेरे पास में कोई ऐसा जातक आए जो कि जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता, तो मेरे कोई किसी प्रकार के पूर्वाग्रह उसको लेकर के नहीं हो सकते हैं। मेरा उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं है, और मेरे उससे न तो मैंने उससे उधार ले रखा है, ना मुझे उसे उधार देना है। किसी प्रकार की चिंताएं भी नहीं लेकर आ रहा है। तो मेरा वो जो तात्कालिक संबंध बनता है एक ज्योतिषी का और एक जातक का, वो प्योर होना संभव है। बस अगर वो सही से स्टेज बनती है तब मैं उसका निरपेक्ष विश्लेषण कर पाता हूँ। अब विश्लेषण के लिए भी कोई अगर ये सोचे कि इसमें हमेशा दो दो चार ही होता है, वैसा भी नहीं है। ज्योतिष का जो गणित भाग है वो हमें एक सूत्र पकड़ाता है, एक संकेत देता है कि ये जो समस्या है ये इस भाव से, इस ग्रह से, इस राशि से आ रही है, इसका समाधान इस भाव से, इस राशि से या इस ग्रह से होना है। तो ये एकमात्र सूत्र होता है। अब इसके साथ में हमारे पास में कई सहायक उपांग होते हैं, जिसमें एक तो होती प्रश्न कुंडली।
एक सफल जो ज्योतिषी है वो हमेशा प्रश्न कुंडली को अपने साथ रखेगा। जो लोग कृष्णामूर्ति पद्धति को प्रैक्टिस करते हैं वो लोग हमेशा रूलिंग प्लेनेट को साथ में रखते हैं। और इन दोनों के अलावा ज्योतिषी को अपने ओमेन पर भी बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं तब लगातार चिड़िया की चहचहाट है वो सुनाई दे रही है, पीछे से गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, इससे भी संकेत लिया जा सकता है कि अगर चींटी मेरे पैर के ऊपर से निकल रही है उसे भी मैं उस संकेत के अंदर शामिल कर सकता हूँ। तो संकेतों का अपने आप में पूरा एक अलग सब्जेक्ट है, पर वो किसी भी एक इंडिविजुअल विश्लेषण के समय एक तरफ कुंडली का जो एनालिसिस है वो आएगा, दूसरा प्रश्न कुंडली का एनालिसिस आएगा, तीसरा उसके साथ में संकेत का विज्ञान आएगा जो ओमेन है वो आएगा, और उसके साथ में आपका अंतर्ज्ञान आएगा कि आपका इंट्यूशन इस बारे में क्या कहता है। तो वास्तव में जो फलित का पार्ट है बहुत हद तक ट्रिकी हो जाता है, इतना आसान नहीं रहता। इसका एक भाग तो आपको गणित से मिल गया, लेकिन काफी सारा भाग बाहर छूटा रहता है। इस बाहर छूटे हुए भाग को अगर जो सफलता से पकड़ पाता है वही सफल ज्योतिषी होता है। तो बहुत सारे जो ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं, ज्योतिष के गणित के, वो फलित के अंदर एक स्तर पर आकर के रुक जाते हैं। तब मैंने बहुत अच्छे ज्योतिषियों को, बहुत गणित के बहुत अच्छे विद्वानों को, जो जिन्होंने ऐसे भी ज्योतिषी जिन्होंने बहुत पुस्तकें पढ़ रखी है, उन ज्योतिषियों को भी ये कहते हुए सुना है कि ये जो फलित ज्योतिष है ये सिर्फ अंदाज का विषय है। तो क्योंकि उनकी एक सीमा आके रुक जाती है। अब उस सीमा को जो जो लोग तोड़ लेते हैं वो सफल ज्योतिषी बनते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि कुछ विशेष लोगों में ये क्षमता होती है, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मैंने बहुत कम लोगों के अंदर वो चीज़ देखी है कि जो इन सारे उपांगों को एक साथ मिला करके और फिर विश्लेषण दे सके। अब अंतर्ज्ञान की या अंतर चेतना की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई जब बता दिया कि भाई कोई योग है कि लग्न में सूर्य है तो जातक का सूर्य प्रबल होगा तो शीघ्र कमाना शुरू करेगा। इसी तरह का एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने एक वरिष्ठ ज्योतिषी साथी के साथ में बैठा था। हम दोनों ने भीम नाड़ी के अंदर एक योग देखा कि नवम भाव के अंदर जब शनि होता है तब जातक अपने वंश को खत्म होते हुए देखता है। अब कितनी सिंपल सी बात है कि भाई नवम भाव में शनि बहुत सारे लोगों के होता है। एक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, उसमें से एक भाव नवम भाव है। 24 घंटे के अंदर 2 घंटे का समय ऐसा होगा जबकि शनि नवम भाव में अवश्य रूप से होगा। इसका मतलब बहुत सारे लोगों की कुंडली के अंदर नवम भाव में शनि होगा। हमने अपने डाटाबेस में 1500-1600 जो कुंडलियां सेव है उनमें से देखना शुरू किया, तो पहले 3-4 जातक लगातार ऐसे आए जिनके ऐसा था कि उनके पुत्र संतति नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ एक चीज हमें क्लियर हो गई कि उसके स्त्री संतान हो सकती है, उसकी बालिका है, उनके कन्या उनके घर में हो सकती है, और पुत्र नहीं होगा। लेकिन उससे फिर क्या हुआ कि फिर हम और आगे बढ़े। अब आप देखिए कि हम 3 कुंडलियों तक जाते हैं तब तक ये योग ने बता दिया है भी, एंशियंट बुक के अंदर लिखा हुआ है कि नवम भाव में शनि है वो वंश को खत्म करता है या वंश को आगे बढ़ने नहीं देता, वंश बेल को वहीं पे रोक देता है। और उसके साथ साथ में हमें उसका क्लैरिफिकेशन मिल गया। अब होता ये है कि हम अगली कुंडली निकालते हैं और उसके अंदर नवम भाव में शनि मिलता है, और साथ में ये पता चलता है कि उसके न केवल पुत्र हैं बल्कि पौत्र भी हैं और पड़पौत्र भी हैं। मतलब वो अपनी चौथी पीढ़ी को एंजॉय कर रहा है और उसकी बिल्कुल डेथ बेड पे चल रहा है अभी। तो ऐसा नहीं कह सकते जब जिसके 2 साल का पड़पोता होगा, अब उसको अपन ये तो नहीं कह सकते कि उससे आगे वो अपने अपने जीते जी तो वो देख के नहीं जा रहा है कि उससे वंशवेल खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है। इसका मतलब योग में कुछ गड़बड़ थी। अब गड़बड़ कैसे थी कि जिस जातक का हमने देखा उसकी कुंडली के अंदर नवम भाव में शनि के साथ में बुध बैठा है और 10वें भाव में सूर्य है। तो ऐसी स्थिति के अंदर शनि अकेला नहीं रहा। अब तो जब एक क्लू और हमें मिल गया कि भाई शनि जब अकेला होता है तब ये रिजल्ट ज़्यादा प्रमुखता से देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा कि
सिर्फ शनि का नवम भाव में होना ही पर्याप्त नहीं है। शनि अलग अलग राशियों में अलग अलग बिहेव करता है। तो कई राशियां ऐसी है जिसके अंदर शनि नवम भाव में, जैसे अपने स्व राशि में या उच्च राशि में होने पर शनि वहां पर अनुकूल परिणाम दे जाता है, यानी कि उसकी वंश बेल को खत्म नहीं करता है। लेकिन अकेला शनि शत्रु राशि में होगा, अपनी नीच राशि में होगा, तब ये आवश्यक रूप से देखा जाता है कि उसके आगे संतानें नहीं हो रही है, या जो संतानें हो रही है वो उसके पुरुष संतान नहीं हो रही है। ये एक सिर्फ एक पॉइंट है। इस तरीके के सैकड़ों पॉइंट होते हैं कि जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि लग्न का सूर्य है, उसका सूर्य लगन में अगर सूर्य होता है तो बहुत अच्छी पोजीशन होती है। कालपुरुष की कुंडली में जो मेष राशि है वो लगन में आती है, और मेष का सूर्य है वो सर्वश्रेष्ठ सूर्य माना गया है। ऐसी स्थिति में जातक है वो 16-17 साल की उम्र में कमाना शुरू कर देता है। नौकरी नहीं लगता, ट्यूशन पढ़ाता है, कोई अस्थायी काम करता है, मतलब अपना जेब खर्च खुद निकालना शुरू कर देता है। लेकिन ये हर बार ऐसा नहीं होता कि लग्न में सूर्य 12 बार होगा। 12 बार का अर्थ है कि साल के हर एक महीने में वो एक राशि के अंदर व्यतीत करता है। तो मेष राशि का सूर्य होगा तो उसमें ये रिजल्ट 100% देखा है मैंने। सिंह राशि में होगा ये 100% मिलता है। धनु राशि के अंदर लगन में सूर्य होगा ये 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कर्क राशि में वेरिएशन आ सकता है, वृश्चिक राशि में वेरिएशन आ सकता है, मीन राशि में वेरिएशन आ सकता है। जल तत्वीय राशियों के अंदर सूर्य का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। अब ये दो पॉइंट हुए कि एक तो हमें एक स्थायी योग मिलता है और उसके अंदर वेरिएशंस मिलते हैं। तो ऐसा है कि एक 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 ग्रहों की एक स्थिति भावों में एक स्थिति हमें एक योग देती है। अब इसके साथ में उस ग्रह उस योग के नष्ट होने के भी काफी सारे योग होते हैं। मसलन कि गुरु और चंद्रमा की युति को गज केसरी योग कहा जाता है। गज केसरी योग होता है उसके व्यक्ति के वैभव से संबंधित होता है। तो व्यक्ति के वैभव हमेशा उसको त्रिकोण आता है, वैभव त्रिकोण से। लग्न, पंचम और नवम, ये तीन भाव ऐसे हैं जो हमारे वैभव त्रिकोण को बनाते हैं। अगर गुरु और चंद्रमा का संबंध इन तीन भावों से नहीं है तो बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होती है जिनके अंदर गज केसरी योग होता है, लेकिन उसके अंदर कोई फल नहीं होता है, क्योंकि उसका संबंध उस ऐश्वर्य त्रिकोण से नहीं है। इसी तरह सूर्य और बुध की युति है, बुधादित्य योग कहते हैं इसे। बुधादित्य योग हमेशा चौथे, पांचवें और आठवें तीन भावों के अंदर अगर किसी जातक की कुंडली में बुध और सूर्य की युति बन रही है तो ही वो जातक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धिमान दिखाई देता है। मतलब और दूसरे बुधादित्य योग का सीधा सीधा ये दे रखा है कि सूर्य और बुध की युति होने पर बुधादित्य योग होता है। हम एस्ट्रोनॉमिकली जानते हैं कि बुध है जो सूर्य के सबसे पास में है, तो बुध और सूर्य के योग बनने सर्वाधिक संभव है। तो ऐसी स्थिति में हमें इतने बुद्धिमान लोग मिलते नहीं है। भाई काटजूरी जी तो ये भी कहते हैं कि भाई 90% तो भारतीय मूर्ख ही हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है जब इतना ज्यादा योग बन रहा है? पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये बुधादित्य योग है वो पर्टिकुलर पढ़ाई के संबंध में है। पढ़ाई का भाव चौथा है जो परिवार का वातावरण बनाता है, पढ़ाई के लिए आधार भूमि तैयार करता है। पांचवा भाव है जो उसकी इंटेलेक्ट है, उसकी मेधा है, वो उसकी पढ़ाई है। और आठवां भाव है जो उसे गुप्त ज्ञान से उसको कनेक्ट करता है। तो इन तीन भावों के अंदर बुधादित्य योग है वो अपने प्रबल रूप के अंदर दिखाई देता है। तो हमें एक चीज पता होती है, बहुत ज्यादा जगह पर योग दिए हुए होते हैं। अब कोई अगर ये सोचे कि वो किताब में दिए हुए योग को पढ़ करके और फलादेश शुरू कर दे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमें लगातार उन योगों को रेक्टिफाई करना पड़ता है। जैसे कि राहु और मंगल की युति। राहु और मंगल की युति बहुत सारे मामलों में 90% मामलों के में जातक को हाथी की हौद की सवारी देता है। इसका अर्थ क्या होता है कि वो बड़ी गाड़ी होगी, उससे बड़ा वाहन होगा। लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि उसको गाड़ी मिलती नहीं है। लेकिन ये योग कभी निष्फल नहीं होता। गौर करने की बात है। निर्णय भाव चलित में या कोई ऐसी स्थिति में कि अंशों की दूरी इतनी ज्यादा है कि दोनों ग्रह एक दूसरे से प्रैक्टिकली दूर हो गए हों, तब तो हम इसको योग को छोड़ सकते हैं। अन्यथा किसी को 16 साल की उम्र में तो किसी को 46 साल की उम्र में
गाड़ी जरूर मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो अपने जीवन काल में कभी गाड़ी लिए बिना चला जाता है। और मैंने ऐसे भी जातक देखे हैं, राहु मंगल युति वाले, जो जातक बहुत लंबे समय तक गाड़ी नहीं खरीदते हैं लेकिन घूमते हमेशा बड़ी गाड़ियों में हैं। खुद के लिए चलाने के लिए उसके पास में साइकिल ही है, लेकिन योग ऐसे बनते हैं कि वो मर्सिडीज के अंदर घूमता है। तो योग होते हैं और उनके प्रतियोग भी होते हैं, और उन प्रतियोगों और योगों के लागू होने की शर्तें भी होती है। तो हमें लगातार देखना पड़ता है कि कौन सा योग कब काम करेगा। अब ये तो हुआ है कि जो स्थायी स्थितियाँ, अब इसके साथ में इनमें वेरिएशंस आते हैं। वो वेरिएशन आता है समय के साथ में। पश्चिम में ऐसी कोई विधि नहीं है जो कि उसकी काल की जीवन अवधि के साथ में गणना करे, लेकिन भारतीय जो ज्योतिष पद्धति है इसमें महर्षि पाराशर देखे गए हैं हमें विंशोत्तरी दशा पद्धति। 120 साल की जो दशा क्रम है वो हमें बताता है कि अभी वर्तमान में जाते की ये दशा चल रही है। हर दशा के अंदर उसकी 9 अंतर दशाएं होती है, तो वो बताता है कि इस अंतर दशा के अंदर जाते की ये स्थिति रहेगी। और अंतर दशा के अंदर भी फिर 9 प्रत्यंतर दशाएं होती है, प्रत्यंतर दशा के अंदर फिर प्राण दशा होती है। तो हम एक ही स्टेज को चेक करने के लिए पहले महादशा देखेंगे, फिर अंतरदशा देखेंगे, फिर प्रत्यंतर दशा देखेंगे, फिर प्राण दशा देखेंगे। अगर कुंडली 100% सही है तो, वरना प्रश्न कुंडली से ही ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में जातक की कौन सी अंतरदशा प्राण दशा चल रही है। तो एक ही विषय के, एक ही सवाल के 20 आयाम है, और उन 20 आयामों को चेक करने के कई तरीके हैं। तो सामान्य हम जो चेतन बुद्धि है उससे वास्तव में इतने रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हम जो हमारा एक्टिव माइंड है उससे चीज़ें नहीं निकाल पाते हैं, तो हमें अपने अवचेतन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ज्योतिषी अपने अवचेतन को इस्तेमाल करना सीख लेता है, या जिस ज्योतिषी का अवचेतन उसको गणनाओं में उसका सपोर्ट करने लगता है, वो सफलतापूर्वक फलादेश देने लगता है। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि हर ज्योतिषी का हर काल सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है। कोई ज्योतिषी किसी एक विशेष काल के अंदर बहुत अच्छे फलादेश दे रहा होता है, कुछ समय बाद वो बिल्कुल डंप हो जाता है। अब अगर उसका अध्ययन अच्छा है तो ठीक है, वो एक निश्चित सीमा तक ही गिरेगा, लेकिन जो ज्योतिषी बिल्कुल बिना पढ़े सिर्फ अंतर्ज्ञान के आधार पर सारे परिणाम दे रहा है, तो जैसे उसकी वो अंतर्ज्ञान वाली दशा खत्म होगी वो बिल्कुल सुशाप नीचे आके गिरेगा। तो समझने की बात यही है कि ज्योतिष है इसको विज्ञान मानने से और उसको नकार देने से, दोनों ही मामलों में हम इसका लाभ नहीं ले सकते। हमें अगर ज्योतिष का लाभ लेना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से लाभ देता है। एक बार हम इससे लाभ लेना सीख जाए और लाभ लेना शुरू कर दें, हाँ डिपेंड होते हैं। ज्योतिष के भरोसे बैठ करके कोई अगर अपना समय व्यतीत करे तो मैं इसका विरोध करूंगा, लेकिन कोई अगर आगे बढ़ रहा है और उसे अपने मार्ग के कांटे हटाने या अपने मार्ग को स्मूथ बनाने के लिए अगर ज्योतिष से सहायता मिलती है तो उसको ज्योतिषी के पास ज़रूर जाना चाहिए, अपने दशांतर दशा के बारे में पता करना चाहिए, और अगर उसके लिए जो मार्गदर्शन है कि इस रास्ते पे आगे बढ़ा जा सकता है इसमें आगे बढ़ना चाहिए। ज्योतिषी की एक समस्या और होती है, वो होती है इंटरफेयर की। वास्तव में जो प्रोफेशनल ज्योतिषी हैं, जो मेरे सीनियर प्रोफेशनल ज्योतिषी हैं, मैंने उनको बहुत गौर से देखा। कोई भी जातक आता है वो उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो सीधी सीधी कुंडली देखते हैं, जातक से बात करते हैं, संबंधित विषयों के बारे में पूछते हैं, उसको जवाब देते हैं और वापस अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। अगर जातक थोड़ा भी अनौपचारिक होने की कोशिश करता है, औपचारिकता त्याग करके अनौपचारिक होने की कोशिश करता है, तो या तो उसे झटक कर निकाल देते हैं या उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने ऐसे बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे भी देखे हैं जो कि अपने जातक को अपना मित्र बना लेते हैं और ज्योतिष के विषय के अलावा उसे 50 तरीके की बातें करते हैं। तो देखने की बात यह है कि दोनों में से सही कौन है। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि ज्योतिषी जातक के लिए तभी सफल फलादेश कर सकता है जबकि वो उससे निरपेक्ष रहे, उसके प्रति उसके दिमाग में कोई भी पूर्वाग्रह ना हो। अगर जातक और ज्योतिषी आपस में मित्र हो जाते हैं
वो एक दूसरे से इतनी ज्यादा शेयर करने लगते हैं बातें कि वो उनके बीच का गैप खत्म हो जाता है। तब ज्योतिषी निरपेक्ष रह के सिर्फ ग्रहों के आधार पर सोचने की क्षमता खो देता है। ऐसी स्थिति में जातक चाहकर भी ज्योतिषी का लाभ नहीं ले सकता, और ज्योतिषी चाहकर भी जातक को वो फलादेश नहीं दे सकता जो निरपेक्ष रह के दे सकता था। ज्योतिषीय फलादेशों में केवल जातक या केवल ज्योतिषी ये इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। और सबसे मजेदार बात ये है कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो जातक सवाल लेके आता है वही जवाब लेके भी आता है। तो हमें तो सिर्फ उसका एनालिसिस करके जवाब को निकालना है और उसका जवाब उसी को सौंप देना है। तो जो सफल ज्योतिषी हैं वो सिर्फ इतना सही काम करते हैं। आप उनसे ज्यादा खुदाई करने की कोशिश करेंगे या कभी पॉसिबल नहीं है। जो जवाब आपके पास है वही आपको मिल सकता है। नमस्कार।